हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं, इंडियन पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट कुछ सेशन से हमने भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है उसको डिस्कस किया था। भारत के संवैधानिक विकास को हमने समझा था। उसमें हमने जो एक्ट अंग्रेजों के शासनकाल में लाए गए थे भारत पर शासन करने के लिए, उनका जिक्र किया। उसके बाद जब एक्ट खत्म हुए तो हमने संविधान सभा को डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिटेल में डिस्कस किया। और हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन है भारत में, वो किया गया था किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है। पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष होते हैं और इसी की सिफारिश पर यह प्रावधान किया जाता है कि भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और ये संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। इसके लिए जब भारतीय संविधान का निर्माण 1946 के एंड में शुरू होता है, संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित कर दी जाती है। और हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक है वो आयोजित की जाती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक में अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन पहले अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होती है, तो उसमें अध्यक्ष बन के आते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लंबा एक सफर तय करती है, 2 साल 11 माह और 18 दिन के समय को तय करने के बाद, टाइम पीरियड को तय करने के बाद एक संविधान तैयार होता है। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को लागू कर दिया जाता है और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतया लागू कर दिया जाता है। भारतीय संविधान सभा में जो मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, जो मेंबर्स की संख्या निर्धारित की जाती है, वो भारत की जनसंख्या के अनुपात में होती है। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर की संख्या थी उस वक्त, वो 389 थी। संविधान बनता है, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है, काफी सारी बैठकें होती है, सेशंस होते हैं, अलग अलग कमिटीज बनाई जाती है अलग अलग चीजों को डिक्लेयर करने के लिए, विचार करने के लिए। और सारी कमिटीज को लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी पढ़ी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसे संविधान के ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, ड्राफ्ट पर विचार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य भी होते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में। इसी तरह से काफी सारी कमिटीज होती हैं, हमने सभी को डिस्कस किया था। वहां पर जो हमने डिस्कस नहीं किया लास्ट सेशन में, वो अंतरिम कैबिनेट और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट। एक तो अंतरिम कैबिनेट को लास्ट सेशन में हमने छोड़ दिया था और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट को हमें आज के सेशन में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा क्लीन करने के बाद हम संविधान के स्रोत को भी आज ही डिस्कस करेंगे कि किस देश के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं, जो कि आप सभी जानते हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो मेरी लाइव बैचेस आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। लाइव बैचेस से आप एनरोल कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। रूट एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके लिए फीचर्स देख लीजिए, जो लाइव क्लासेस आपको दी जाएगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी एप्लीकेशन में ही मिल जाएगी। आपको 1 ईयर वैलिडिटी है, तो आप कभी भी वो वीडियोस देख सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक वहां पर मैं कवर कराऊंगा उसका स्टडी मटेरियल भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन में ही अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप अदर जीएस के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अलावा साइंस, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर और मेनी मोर, इकोनॉमी वगैरह, जितने भी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिए गए, इंडिविजुअल पैसिफिक भी आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और अगर आप सभी का कंपाइलेशन चाहते हैं, तो आप आरएम बैच हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। आरएम बैच भी आपको रूट एप्लीकेशन में ही इजीली मिल जाएगी, तो आप उसमें इंटर करके आरएम बैच भी पढ़ सकते हैं। ओके,
बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, आप एप्लीकेशन में एनरोल कीजिए, इंटर कीजिए, एटलीस्ट आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ्री बेनिफिट भी आपको इस एप्लीकेशन में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्योंकि हम डिस्कस कर चुके थे, तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के में अंतरिम कैबिनेट को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल को यहाँ पर समझ लेते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो, पर फिर भी मैं आपको छोट जो मेन मेन है वो आपको यहाँ पर बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अंतरिम कैबिनेट का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझे। तो क्या होता है, देखिए, कैबिनेट मिशन से भारतीय संविधान सभा का गठन कर दिया गया और ये प्रावधान किया गया कि भारतीय सत्ता को, भारतीय जो प्रशासन है उसे भारतीयों के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में एक अंतरिम कैबिनेट बनाई जाती है संविधान सभा के सदस्यों के मध्य में से ही, इंडियन लोगों के मध्य में से ही। अंतरिम कैबिनेट का काम क्या था, उस वक्त भारत के प्रशासन को संचालित करना था, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता या हमें हमारा संविधान पूर्णतः मिल नहीं जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक ये अंतरिम कैबिनेट अलग अलग मुद्दे जो प्रशासन में होते हैं नॉर्मली, अलग अलग मिनिस्ट्री आप बोल सकते हैं, इनकी बागडोर को संभालने के लिए इस अंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया था 1946 में, संविधान निर्माण की शुरुआत जब हुई तभी। ठीक है ना। तो संविधान सभा का जब गठन किया गया था, तभी अंतरिम कैबिनेट भी हमें अस्तित्व में आती हुई दिखाई देती है। अब इसमें देखिए, भारत में जो जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर है, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त भारत के पीएम चुने जाते हैं अंतरिम कैबिनेट में। राष्ट्रमंडल संबंधित और विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दे दिए जाते हैं। ठीक है ना। भारत के पीएम बन गए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज समझना, इलेक्शन नहीं हुआ है, इलेक्शन का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक इलेक्शन की बात नहीं की जा सकती। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम बनते, पीएम बने। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ मामले हैं, कॉमनवेल्थ से संबंधित मामले हैं, वो भी पीएम या जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दिए जाते हैं। और विदेश मामले भी, जो फॉरेन अफेयर्स थे, वो भी जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आ जाते हैं। तो पहले तो पीएम बने जवाहरलाल नेहरू, फॉरेन मिनिस्ट्री भी किसके हाथ में आ गई, जवाहरलाल नेहरू के। फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्हें भारत का गृह मंत्रालय दिया गया। मतलब भारत के होम मिनिस्टर सबसे पहले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अंतरिम कैबिनेट में। इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल आएगा उसमें जब स्वतंत्रता के बाद जब अंग्रेज पूरी तरह से चले आएंगे तो मंत्रालय एक बार चेंज भी हो सकता है। तो कुछ लोगों का हुआ है, सबका नहीं हुआ है, तो उनको हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा डार्क ब्लू दिख रहे हैं, इनके मंत्रालय नॉर्मली चेंज किए गए, बाकियों के वैसे की वैसे थे। ठीक है। तो होम मिनिस्टर वर्तमान में जैसे अमित शाह है, उस वक्त अंतरिम कैबिनेट में होम मिनिस्टर का पद दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजेंद्र प्रसाद भारत में खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर अपॉइंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। जॉन मथाई की बात करते हैं तो अंतरिम कैबिनेट में जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाए जाते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बनाए जाते हैं जॉन मथाई अंतरिम कैबिनेट। फिर आते हैं जगजीवन राम। इनकी बात करें तो ये अंतरिम कैबिनेट में भारत के श्रम मंत्री के पद पर थे। ठीक है, लेबर मिनिस्टर आप बोल लीजिए, ये हो जाते हैं जगजीवन राम। फिर आते हैं सरदार बलदेव सिंह। देखिए, बल जिसके पास होगा वही रक्षा करेगा ना, तो बस ये क्या है, भारत के रक्षा मंत्री। अंतरिम कैबिनेट में और स्वतंत्र भारत का जो पहली कैबिनेट आएगी, दोनों में ही रक्षा मंत्री का पद बलदेव सिंह के पास ही था। ठीक है। फिर सी एच भाभा की बात करें तो ये कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। ठीक है ना, एनर्जी मिनिस्टर उस वक्त कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो सी एच भाभा उस वक्त भारत के कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री के पद पर थे। लियाकत अली खां की बात करें तो ये भारत में उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर थे अंतरिम कैबिनेट में। वर्तमान में निर्मला सीतारमन इस पद पर है। तो लियाकत अली खां अंतरिम कैबिनेट में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर। अब्दुल रब निश्तार की बात करते हैं तो ये डाक एवं वायु परिवहन मंत्री थे उस वक्त, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको आप छोड़ भी सकते हैं। आसफ अली की बात करें तो ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे अंतरिम कैबिनेट में। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो ये अंतरिम कैबिनेट में भारत के
शिक्षा मंत्री थे। जब स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट आएगा तो वो अबुल कलाम आजाद भारत के शिक्षा मंत्री हो जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर हो जाएंगे। लेकिन अंतरिम कैबिनेट में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर सी राजगोपालाचारी। आई आई चुंदरीकर की बात करें तो ये वाणिज्य मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्टर। जगनफर अली खान की बात करें तो ये उस वक्त भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। एक व्यक्ति आपको नहीं दिखेंगे, बता देता हूं, जोगेंद्र नाथ मंडल उस वक्त भारत में विधि मंत्री के पद पर थे। कौन थे ये? जोगेंद्र नाथ मंडल भारत में विधि मंत्री थे। तो ये हो जाता है अंतरिम कैबिनेट। ठीक है। अब स्वतंत्र भारत, जैसे ही भारत स्वतंत्र हो जाएगा 1947 में, तब स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कुछ चेंजेस होंगे और कुछ मंत्रालय जाएंगे अदर के पास, क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग भी चली जाती है। मुस्लिम लीग के समय तो दे दिया इनको मंत्रालय, लेकिन वो भी पाकिस्तान लेके चले जाती है, तो कुछ पाकिस्तान की तरफ चले आते हैं बाद में, तो फिर मंत्रालय भी चेंज होंगे और ऐसे भी चेंजेस होते रहते थे मंत्रालय में। तो ये मंत्रालय में चेंजेस अब आएंगे। अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल आता है, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पद है वो वैसा की वैसा ही। जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री का पद है ही, और इसके अलावा जो विदेश मामले फॉरेन मिनिस्टर है वो है। वैज्ञानिक शोध के जो मामले हैं वो भी मिनिस्ट्री किसके पास आ जाती है? तो ये आ जाती है जवाहरलाल नेहरू के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो गृह मंत्री वो हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री वो हैं, और राज्यों के भी मामलों के मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में आ जाते हैं। वैसे गृह मंत्री याद रखोगे तो काम हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री उधर भी थे और इधर भी। अब यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद चेंज हुए, मैंने आपको पहले ही बोला था। अब स्वतंत्र भारत की जो फर्स्ट कैबिनेट आती है उसमें शिक्षा मंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मिनिस्टर बनाए जाते हैं। इसके बाद आर के षणमुखम शेट्टी भारत में फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। उधर आसफ अली थे, अब इधर आसफ अली थे। कहाँ है आसफ अली? सॉरी, वित्त मंत्री लियाकत अली खां, उधर लियाकत अली खां थे, और इधर बनते हैं अब वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी। ठीक है, चेंज हुए। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहां पर बनते हैं विधि मंत्री। उधर कौन थे भारत के विधि मंत्री? तो वो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, मैंने आपको अभी बताया। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के विधि मंत्री का पद संभालेंगे। फिर आते हैं जगजीवन राम, तो ये संभालते हैं भारत के श्रम मंत्री का पद स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में। सरदार बलदेव सिंह भारत के रक्षा मंत्री है ही, चेंज होंगे नहीं, मैंने आपको बोला था। फिर आती है राजकुमारी अमृता कौर, ये भारत की हेल्थ मिनिस्टर बनती है सबसे पहले। कौन? राजकुमारी अमृत कौर। सी एच भाभा की बात करें तो कॉमर्स मिनिस्ट्री इनके हाथ में आती है। रफी अहमद किदवई की बात करें तो ये भारत के संचार मंत्री बनते हैं। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनते हैं। और नरहर विष्णु गौडगिल को कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री का पद दिया जाता है। ठीक है, पहले कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री सी एच भाभा के पास था, अब इधर आ जाएगा नरहर विष्णु गौडगिल के हाथ में। ठीक है, तो ये चेंज हुए हैं मंत्रालय। पॉज करके वीडियो को एक बार दोनों को आप नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ। यह पहली मिनिस्ट्री है अंतरिम कैबिनेट, और यह है सेकेंड मिनिस्ट्री स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट है, याद रखिएगा। ओके, तो दोनों क्लियर हो जाते हैं आपको। अंतरिम कैबिनेट से भी क्वेश्चन आते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंतरिम कैबिनेट हमने देख ली, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट देख ली, जो तब तक प्रशासन को चलाएगी जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता और देश में आम चुनाव कंडक्ट नहीं हो जाते। तब तक ये भारत के प्रशासन को चलाने वाले थे। इसी के समय जो भारतीय संविधान बनाया गया, अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखो, जो बुद्धिजीवी थे जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जितने भी थे, तो उन्होंने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो उन्होंने ज्यादा
सोचा तो ठीक है, क्योंकि सोचा तो है ही है, संविधान बना, बुद्धिजीवी थे। पर एक चीज़ जो बहुत अच्छी सोची उसमें ये भी था कि भाई पहले हम वर्ल्ड के दूसरे देशों के संविधान को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, कि किस देश के संविधान में कैसे-कैसे प्रावधान। हो सकता है हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छा प्रावधान मिल जाए, भाई देख के ही तो सीखा जाता है ना अधिकतर बार। तो हो सकता है कि किसी देश के संविधान में हमें कुछ अच्छा प्रावधान मिल जाए और हम उसे शायद एडॉप्ट कर पाएँ या उसको थोड़ा-सा रिफ्रेश करके अपने संविधान में ले पाएँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने क्या किया, अलग-अलग देशों के संविधान को स्टडी किया। ऑलमोस्ट 60 देशों के संविधान को उन्होंने स्टडी किया, संविधान सभा के मेंबर्स। और उन देशों के संविधान में जो पॉजिटिव चीजें थी, उन्हें भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया, या तो वैसा की वैसा या फिर कुछ चेंजेस किए गए और एडॉप्ट कर लिया। ये कहलाते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। वैसे अगर कभी क्वेश्चन आता कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत हो जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि भारतीय संविधान में अधिकतर प्रावधानों को 1935 के एक्ट से लिया गया। लेकिन फिर भी जिन 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने एनालिसिस किया, तो वहां से भी हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें ऐसी मिली जो कि भारतीय संविधान के लिए जरूरी थी और हमने वहां से उन्हें एडॉप्ट। तो अब बात आती है कि हमने किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में क्या-क्या एडॉप्ट किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, जैसे मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से ली गई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया। तो अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत की, किसकी बात करेंगे, भारतीय संविधान में जो अलग अलग देशों के संविधान से पॉजिटिव चीजें ली गई हैं वो क्या क्या है। शुरू करते हैं, इजियर सा टॉपिक है, ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं। भारतीय संविधान बहुत विशाल है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। काफी देशों के अध्ययन के बाद संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, उन्होंने भारतीय संविधान को अपनाया है। मतलब भारतीय संविधान के पहले उन्होंने काफी देशों संविधान का एनालिसिस किया और भारतीय संविधान में चीजों को अडॉप्ट किया। तब भारतीय संविधान में 22 भाग हमें देखने को मिले, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल उस वक्त भारतीय संविधान में बने जब संविधान लागू हुआ। ठीक है ना। इसमें से अधिकतर प्रावधानों को तो हमने 1935 के एक्ट से लिया, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि अलग अलग जगह से भी लिए गए। कहां से क्या क्या लिया गया, हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की एक लाइन आएगी, परंतु वर्तमान में संविधान में 22 भाग है, 395 आर्टिकल है और 12 अनुसूचियां है। पहले 8 थी, जब संविधान लागू हुआ अब कितनी है, 12। ठीक है। अब बात करते हैं कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो भैया विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान तो यूएसए का ही है। तो जो भारतीय संविधान सभा के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और सबसे अच्छी चीज जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिली, वो मिला मौलिक अधिकार। मतलब फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं, वो हमें कहां से मिले पता है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिले। कहां से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के प्रावधान फंडामेंटल राइट से। वो फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। फिर न्यायिक पुनर्वलोकन, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार है। मतलब अपने किसी डिसीजन को वापस देखने का अधिकार, उसे चेंज करने का अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है न्यायालय की, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके नीचे फिर सारी बॉडीज आएगी। पूरे देश में नागरिक, सुप्रीम कोर्ट, संसद और सरकार, गवर्नमेंट जो भी, वो सब संविधान के नीचे रहेंगे और संविधान सर्वोच्च रहेगा। ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब न्यायालय को भैया अलग ही काम करने दो, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति को निर्वाचित होकर आना चाहिए और महाभियोग की प्रोसीजर से उन्हें हटाया जा सकता है। ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वहीं से हमने ले लिया। उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है, पद, वो भी हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाएगा, ये प्रोसीजर भी हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट का पावर है आर्टिकल 360 में, वो भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया। तो ये हो जाता है सबसे पहला यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद सेकेंड आता है ब्रिटेन से क्या लिया। तो ब्रिटेन से नॉर्मली दो चीजें पूछी जाती है। एक पूछा जाता है सिंगल सिटीजनशिप, भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक हो सकता है, किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता एक वक्त में। और भारत में राज्यों की नागरिकता अलग से नहीं दी जाती, कोई भी किसी भी राज्य में रहे, सिटीजनशिप केवल इंडियन ही रहेगी। तो ये भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है। कहां से लिया हमने, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय कंट्रोल करती है पूरे देश में नियम बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, ये संसदीय शासन प्रणाली भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। विधि निर्माण की प्रक्रिया मतलब कानून कैसे बनाएंगे, पार्लियामेंट बनाएगी, राज्यों में विधानसभा या विधानमंडल बनाएगा। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। इसके बाद आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कभी भी क्वेश्चन आता तो आपसे डीपीएसपी के बारे में जरूर पूछता। डीपीएसपी, ठीक है, क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। कहां से लिए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक के प्रावधान डीपीएसपी की बात करते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। फिर आता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं चुनने के लिए, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 मेंबर नियुक्त किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो नॉमिनेशन की प्रोसीजर भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो भारत में प्रम्बल की जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। सबसे इंपॉर्टेंट कंकरंट लिस्ट, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का कानून मान्य होगा अगर विवाद की स्थिति आती। तो ये कंकरंट लिस्ट है हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। और केंद्र राज्य संबंध, सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे होना चाहिए, कैसे रहेंगे, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है। फिर आता है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या शक्तियां है, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी अप्लाई होती है तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को कैसे खत्म कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते, कौन से नहीं हो सकते, ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। क्लियर। दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से संघीय शासन प्रक्रिया को लिया है। वैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो संविधान संशोधन है। संविधान में संशोधन का पावर पार्लियामेंट को दे दिया गया है। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। ठीक है। फिर रूस के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया है। हालांकि मूल संविधान में हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, हमने बाद में एड ऑन किए। लेकिन किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के माध्यम से देश चलाया जाएगा। देश को चलाने के लिए एक लॉ होगा, प्रॉपर विधि होगी। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। तो वैसे तो 60 देशों का अध्ययन किया था, लेकिन जो मेन चीज हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली है वो इन देशों के संविधान से आती है। बहुत इजी था, ऐसा कुछ भी नहीं है आज के सेशन में जो कि आपको परेशान करे। तो यहां पर आज के सेशन में हमने अंतरिम कैबिनेट को डिस्कस किया, स्वतंत्र भारत का जो पहला कैबिनेट था उसके मिनिस्टर्स को समझा, और उसके अलावा संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, किस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, इनको भी यहाँ पर हमने डिटेल में समझा। अब आइए इनसे रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो काफी सारे हैं, पर अभी हम 6-8 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आई होप आपको समझ में आएंगे, क्योंकि आपने अगर सेशन ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली इन एमसीक्यूज को लगा लेंगे। सबसे पहला देखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल में भारत के श्रम मंत्री कौन थे, बता पाओगे? इजी। अंतरिम मंत्रिमंडल में भारत के श्रम मंत्री के पद पर
जगजीवन राम थे। अब देखो हो सकता है बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी हुआ हो कि यार ये नाम तो याद हो नहीं रहे, नहीं भी हो रहे हैं तो भी याद करने पड़ेंगे, ये चीज समझो। अंतरिम कैबिनेट और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट को ये याद नहीं होते, याद नहीं होंगे तो वहीं बच्चा फंसेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो जगजीवन राम अंतरिम कैबिनेट में भारत के श्रम मंत्री या लेबर मिनिस्टर के पद पर थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो हमने अभी बात की। अंतरिम कैबिनेट में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान, ठीक है। अंतरिम कैबिनेट में ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान। आगे चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भारत के रेल परिवहन मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में, इंडिपेंडेंस इंडिया का जो फर्स्ट कैबिनेट है, उसमें भारत के रेल परिवहन मंत्री होते हैं जॉन मथाई। कौन होते हैं? जॉन मथाई, आंसर। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भारत के रक्षा मंत्री कौन? इजीली बता दो, दोनों ही मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री सेम, जिसके पास बल है वही रक्षा करेगा, तो सरदार बलदेव सिंह। आगे आइए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? बता दोगे इजीली। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नीति निर्देशक तत्व है वो लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। सबसे इंपॉर्टेंट, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को एडॉप्ट किया गया। आखिरी क्वेश्चन, संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मैंने आपको अलग से बताया था ये। तो दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होगा, प्रोसीजर कैसे रहेगी, अधिकार किसे दिया जाए अमेंडमेंट का, ये प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इजी। तो यहां पर आज के इस सेशन में कैबिनेट डिस्कस कर ली हमने, भारत के जो संविधान के स्रोत हैं उनको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे, कुछ नया देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।